हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेरिवेशंस के रट्टे लगा लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। फिजिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हम आसपास देखते हैं एनवायरनमेंट में अपने, उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कोई चीज़ काम कर रही है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में मालूम लगता है। वरना तो ठीक है, जैसे मोबाइल का एक चार्जर है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग मोबाइल चार्जर काम कैसे करता है। कोई भी एक एग्जांपल लिया मैंने, तो ये काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में आइडिया पता लगता है। अब हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर कई कॉन्सेप्ट आए, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एटसेट्रा। हमारे काम क्या आएंगे, हमारे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसलिए हर बुक के अंदर, आप किसी भी ऑथर की बुक लो, चैप्टर के लास्ट में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दी होती है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का मतलब यही है कि आपने जो सीख लिया, जो कॉन्सेप्ट बन गया आपके माइंड के अंदर, उसको अप्लाई करो, देखो कुछ पता लगता है आपको। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं कभी न कभी, और उन सबको कलेक्ट करके अपनी एक असाइनमेंट बना रखी है, वो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझा रहा हूँ आपको इसके अंदर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, two identical metallic spheres of exactly equal masses are taken. One is given plus q coulomb of charge and other an equal negative charge. Are their masses after charging equal? क्या बोला इसके अंदर कि हमारे पास दो बॉडी हैं आइडेंटिकल, दोनों का मास सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज हो, कलर हो, कुछ भी चीज हो। फिर क्या किया, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, एक को प्लस क्यू चार्ज और एक को माइनस क्यू चार्ज। क्या अब भी दोनों का मास सेम रहेगा? आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, माइनस क्यू चार्ज देने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। सो देयर मासेस विल चेंज। एक कमेंट के अंदर क्वेश्चन आया था किसी बच्चे का, मैंने उसको आंसर भी किया है कि सर जब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट क्यों होगा? आपको स्टार्टिंग बोला वी आर हैविंग टू बॉडीज ऑफ सेम मास, बिल्कुल मास एक्जैक्टली इक्वल। आप किसी भी लेवल पे जाके देखोगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होता है, इट इज हैविंग सम मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपना रोल प्ले करता है, इसलिए देयर मास विल आल्सो चेंज। सेकंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस इज कूलम्स लॉ ट्रू? हमने कूलम्स लॉ किया कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हो, से Q1 एंड Q2। फोर्स का फार्मूला होता है Q1 Q2 ओवर 4πε0 r²। एक कूलम्स लॉ की लिमिटेशन भी है। क्या इस लॉ को, कूलम्स लॉ को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? कितने डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है ये समझाने के लिए एक एटम का पिक्चर बनाता हूं। यू ऑल नो व्हाट इज एटम। इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एटम देयर इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। उनकी आप नेमिंग करते हो A L M N। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 2, 8, 18, ऐसे 2, 8, 18, 2n कैसे फिलिंग करते हैं हम लोग। अब यहाँ कई क्वेश्चन राइज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको फोर्स कहां से मिलता है? इफ ए बॉडी हैज टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? इस इलेक्ट्रॉन में और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इक्विलिब्रियम फोर्स ही होता है, दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम के इस ऑर्बिट के अंदर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, कौन सा फोर्स लगेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? न्यूट्रॉन में कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहोगे दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव होगा। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन अट्रैक्टिव होगा। न्यूट्रॉन कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल। लेकिन सब गलत बोल रहे हो। क्यों? इन सब के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। एक साइंटिस्ट था युकावा थ्योरी।
उसने कॉन्सेप्ट दिया था अपने को न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो न्यूक्लियस के अंदर ये कूलम्स लॉ फेल हो जाता है, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स का, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम? न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, न्यूमेरिकली बोथ आर सेम। relative permittivity is the ratio of permittivity of a medium to that of free space, while dielectric constant is the ratio of force between two charges when they are placed in air or vacuum to when they are placed in some medium. Numerically both are same. Fourth question, can a charged body attract another uncharged body? Explain. क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? यस, जैसे एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, मींस एक मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन टू बॉडीज ऑफ सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑन देम अट्रैक्ट ईच अदर? एक्सप्लेन। दो बॉडीज है हमारे पास, दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? हमने तो यही पढ़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। अब क्या ये अट्रैक्ट भी कर सकती हैं? यस, अगर एक बॉडी के पास बहुत ज्यादा चार्ज है और एक बॉडी के पास बहुत थोड़ा चार्ज है, तो यहाँ फिनोमिना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, जैसे एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑर्डिनरी रबर is an insulator, but the special rubber tires of aircrafts are made slightly conducting. Why? जो aircraft होते हैं ना, उनके जो टायर्स होते हैं, they are made slightly conducting. Why? उनके अंदर वायरिंग होती है। क्यों बनाते हैं कंडक्टिंग? ताकि जब वो लैंडिंग के दौरान जमीन पे जब चलेंगे तो फ्रिक्शन की हेल्प से वहाँ चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो साथ साथ उसकी अर्थिंग भी हो जाए। That's why these are made slightly conducting. How many electrons are there in 1 coulomb of charge? Seventh question. 1 coulomb चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। तो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1/1.6 × 10⁻⁻19. This will give you 0.625 × 10⁻19. एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8th क्वेश्चन, डज द मोशन ऑफ ए बॉडी अफेक्ट इट्स चार्ज? क्या किसी बॉडी का मोशन उसके चार्ज को इफेक्ट करता है? नो, मास पे तो इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी का, लेकिन चार्ज के ऊपर नहीं पड़ता। 9th क्वेश्चन, vehicles carrying inflammable material like petrol etc. usually having metallic ropes touching the ground during motion. Why? अभी क्वेश्चन आया था हमारा कौन सा? 6th, उसी की लाइंस पर। ये जो इनफ्लेमेबल पेट्रोल जैसे डीजल वगैरह लेके जाते हैं व्हीकल्स, एक लोहे की रस्सी होती है आयरन रॉड, वो जमीन को टच करते हुए चलती है। किस लिए? ताकि फ्रिक्शन की हेल्प से अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है तो साथ साथ उसकी अर्थिंग हो जाए, वरना ब्लास्ट होने का डर रहता है। या फिर उसके टायर्स को भी कंडक्टिंग बना दो, सेम फिनोमिना। 10th क्वेश्चन, ए बर्ड पर्चेज ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स ए फैटल शॉक। व्हाई? क्या क्वेश्चन है ये? एक पक्षी है, तार के ऊपर बैठा है, बिजली वाली जो तारें होती है उसके ऊपर बैठा है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन एक आदमी जमीन पर खड़ा है, उस वायर को टच कर दे तो बहुत कुछ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्ड के केस में सर्किट कंप्लीट नहीं होता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता, और मैन के केस में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। प्लग होते हैं शू, उसके अंदर फैन का मैंने लगा दिया शू और स्विच ऑन कर दिया, फैन चलने लग गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर रहे हैं। अब मैंने शू नहीं लगा रखा, सिर्फ खाली प्लग है बिजली का, उसको ऑन कर देता हूँ। क्या स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं? फिर तो कटोरा लेके इकट्ठे कर लो, नहीं, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, कैलकुलेट द डिस्टेंस between two protons
such that electrical repulsive force between them is equal to the weight of either. दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि जो वेट है उसका वो कूलम्बियन फोर्स के इक्वल हो। तो इसमें क्या करोगे, छोटा सा न्यूमेरिकल है 1 मार्क्स में ही, एंड जी वेट ऑफ आइदर प्रोटॉन इज इक्वल टू q1 q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ q1 q2 प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कुछ तो मालूम है, यहां से क्या कैलकुलेट करोगे आप आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज F न्यूटन। दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में फोर्स कितना F। What will be the force if distance is reduced to half? अगर r को हाफ करेंगे तो स्क्वायर में 2 × 4 ऊपर जाएगा 4, तो force will become 4 times. 13th question, why two electric lines of force never intersect each other? ये properties of electric lines के अंदर concept आया था हमारा। Are the lines a reality? No, they are just imaginary. What is an electric dipole? A pair of equal and opposite charges separated by a small distance. How must an electric dipole be placed so that it experience maximum torque? टॉर्क का फार्मूला ड्राइव किया था हमने, क्या आया था PE sin थीटा। टॉर्क का फार्मूला ये था, मैक्सिमम टॉर्क के लिए sin थीटा शुड बी मैक्सिमम। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और कब जब थीटा 90 का हो। इट मींस व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of electric field, it will experience maximum torque. और कितनी होगी maximum torque? P into E. 17th question, a proton and electron are free in electric field. Which one will have more acceleration and why? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और एक प्रोटॉन रख दिया, दोनों मूव कर रहे हैं, फिर किसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा? फोर्स निकालने का फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? F is equal to QE. Force is also equal to mass into acceleration. So A will be equal to QE by M. Means acceleration is inversely proportional to mass. जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, so it will have more acceleration. Draw lines to represent uniform electric field. 18th question, uniform electric field is represented by straight, parallel, equidistant lines. Straight, parallel, equidistant lines. 19th question, when is an electric dipole in stable equilibrium, unstable equilibrium? When placed in uniform electric field. जो इलेक्ट्रिक डायपोल का वीडियो था हमारा, उसके अंदर आपको बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर P और E में एंगल 0 का होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर P और E में एंगल 180 डिग्री का होता है। 20th क्वेश्चन, ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेट का मतलब सिंगल चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ये आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बताया था। if we are having isolate charge, then electric lines of force will be straight. If we are having two or more than two charges, then they will be curved. अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, नेगेटिव है इनवर्ट स्ट्रेट लाइंस। 21st क्वेश्चन, why the potential of earth is taken to 0? अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों लेते हैं? हम लोग अर्थिंग करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल बन जाता है। मींस अर्थ की इतनी कैपेसिटी है, उसको कितना ही चार्ज दे दो उसको, या उसे कितना ही चार्ज निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल इज टेकन 0। 22nd, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
is independent of path in electric field. Comment. Because electrostatic force, electrostatic field is conservative in nature. कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क डन जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 23rd क्वेश्चन, वुड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? यूनिवर्स के अंदर हर सिस्टम की प्रॉपर्टी है एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, मींस इट मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक्सेप्शन केस है ये वाला, इसीलिए क्वेश्चन बन गया अलग से। इज देयर सम वे टू प्रोड्यूस ए हाई वोल्टेज इन योर बॉडी विदाउट गेटिंग ए शॉक? कोई ऐसा तरीका है अपनी बॉडी के अंदर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर ले, मतलब दूसरा आपको टच करे तो उसको करंट लगे? यस, फर्स्ट इंसुलेट योर बॉडी एंड देन टच ए हाई पोटेंशियल वायर। कैसे? लकड़ी की टेबल पे खड़े हो गए, अपने आप को इंसुलेट कर लिया हमने। अब बिजली की तार को अगर टच भी कर लेते हैं तो करंट नहीं लगेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं वो रबड़ की ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, पैरों में चप्पल डालते हैं रबड़ की, ताकि शॉक ना लगे। करना नहीं है, सेफ्टी के लिए होता है। अब सपोज करो ये सुनने के बाद एक ने टेबल के ऊपर खड़ा हो गया, बिजली की तार हाथ लगा दी, करंट नहीं आया। दूसरे को बोला अब तू मेरे को हाथ लगा दे, तेरे को करंट लगेगा। पहले मैं टेबल के ऊपर खड़ा हो गया, बिजली की तार को हाथ लगाया, मेरे अंदर वोल्टेज आ गई। चेक करने के लिए दूसरे को बोल दिया चेक कर मेरे अंदर वोल्टेज है, करंट लगता है तेरे को? उसने टच किया, दोनों गए। क्यों? पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, अर्थिंग नहीं थी उसकी, लेकिन जैसे दूसरे आदमी ने उसको टच किया, उसकी तो कंप्लीट थी सर्किट, उसका भी कर दिया कंप्लीट, तो दोनों चले जाएंगे। इसीलिए कोई बिजली की तार से चिपक जाए, उसको बचाना हो तो उसको ऐसे मत खींचो, लकड़ी से या किसी से अलग करते हैं। स्विच दिख जाए तो पहले उसको ऑफ करो। ऐसे इसको डेली लाइफ के अंदर यूज में लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 24th। अब 25th, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस इज जीरो कैन वी हैव पोटेंशियल देयर और वाइस वर्सा? किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या वहां पोटेंशियल होगा? एक रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। एग्जांपल के लिए होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मेटालिक सरफेस के ऊपर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एंड वाइस वर्सा में एक एग्जांपल देने वाला दे सकते हो। अब देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इस पॉइंट के ऊपर ये 2q ले लें यहाँ पर, और ये भी 2q, अच्छा जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दोनों कैंसिल कर जाएंगे, जीरो। पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि दो माइनस के चार्ज है और दो प्लस के चार्ज है। इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो। अब मैंने क्या किया, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। अब अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा? स्केलर क्वांटिटी होती है, जीरो आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव है इसका इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड, इसके कारण इनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। मींस अगर ये अरेंजमेंट है ऐसी, तो सेंटर के ऊपर, स्केयर के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो है, लेकिन पोटेंशियल कितना है? जीरो। 26th क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट। What is the work required to carry 1 coulomb of charge once around it in a circle of 12 cm radius? कोई चार्ज है, से प्लस क्यू, वैल्यू गिवन है आपको। स्फीयर के ऊपर कोई दूसरा चार्ज मूव करूं अगर मैं, हाउ मच वर्क आई हैव टू डू?
जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक किया था, एक वीडियो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से, उसके अंदर देखना, तो वहां आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई, इसका प्रूफ भी दिया कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, सो इन दिस केस आल्सो वर्क डन विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स? फ्लक्स क्या थी? फ्लक्स बोलते हैं लाइंस को. इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है? फ्लक्स का फार्मूला था E डॉट ds, ये फार्मूला था हमारे पास. इसकी वैल्यू E ds cos थीटा, आई कैन राइट इट एज, और E a cos थीटा. तो ये थीटा एंगल डिसाइड करेगा फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. मींस इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर is less than 90 degree, then flux will be positive. If 90, then flux will be 0. Cos 90 0 होता है. And if angle is in between 90 to 180, then flux will be negative. Means surface के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स नेगेटिव. 28th question, why it is safe to sit inside a car than to stand under a tree during thundering? ये भी आया था टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से. वहां आपको बताया it is wiser to sit inside a car than to stand under a tree during thundering because electric field inside a hollow conductor is 0. 29th, two copper spheres of equal radius, one hollow and other solid, are charged to a same potential. Which one will carry more charge? पोटेंशियल निकालने का फार्मूला क्या होता है? Q over 4 pi epsilon नॉट R. दो स्फीयर है मेरे पास, एक होलो और एक सॉलिड. दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, सो बोथ विल हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. 30th क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बताया, काफी डिटेल में करवाया था और आपको बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स थे उसका सेकंड पार्ट मींस कैपेसिटर की 5th वीडियो, उसके अंदर काफी डिटेल में बताया था, उसको जरूर करना. 31st क्वेश्चन, कैन ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम? एक मेटल का स्फीयर है, उसकी रेडियस है कितनी? 1 सेंटीमीटर. क्या इसके पास 1 कूलम का चार्ज हो सकता है? कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? एक फार्मूला था हमारे पास Q इज इक्वल टू CV और चार्ज कितना दिया आपको यहाँ पर? 1 कूलम का. तो पोटेंशियल इससे निकालेंगे हम. पोटेंशियल का फार्मूला था Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R. इससे करोगे तो और अच्छा रहेगा. चार्ज 1 कूलम, रेडियस 1 सेंटीमीटर, कर दो यहाँ पर 1. इसकी वैल्यू कितनी? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और की 9 into 10 raised to power 9. R कितना गिवन? 1 सेंटीमीटर means 10 raised to power minus 2 meter. You will get 9 into 10 raised to power 11 volt. अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर के स्फीयर को 1 कूलम चार्ज देना है तो उसको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? This one, which is unthinkable. तो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 32, what will be the effect on the capacity of a capacitor if area of each plate is doubled and distance between them is also doubled? कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट ओवर D. अगर हम A को भी डबल कर दें, D को भी डबल कर दें तो उसी टू कैंसिल हो जाएगा, सो कैपेसिटी विल रिमेन सेम. On what factors capacitance of a parallel plate capacitor depends? Most important question, बहुत बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम्स में. ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड एग्जाम्स में कभी ना कभी आए हुए हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बताओ? नंबर 1 एरिया ऑफ द प्लेट्स, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर 3 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. 34th, what is the value of charge density within a charged capacitor? चार्ज कैपेसिटर का मतलब एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज, अंदर चार्ज कितना होता है? 0. तो वहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी मिलेगी?
दोनों प्लेट्स के बीच में 0। 35th, इन विच फॉर्म कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी। ये भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म इट स्टोर द एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल और दिए हुए हैं। लास्ट वीडियो जो कैपेसिटर की थी हमारी 5th वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वहां इनको भी काफी डिटेल में आपको बताया था। तो ये तो मैंने जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताए, करवाए, आपको सुन लिया होगा सारा का सारा। अब इसकी जो PDF फॉर्म में क्वेश्चन है ये वाले, PDF फॉर्म निकालो, उसको डाउनलोड करके और उन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम आती है तो फिर कंसर्न करना इस वीडियो को दोबारा से। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, हर एक बुक के अंदर लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं। फिजिक्स को समझने का तरीका भी यही है, उन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लो। रट्टा कहीं नहीं लगाना, सिर्फ समझो। समझने से फिजिक्स अपने आप आ जाती है। थैंक यू।